अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे रिएक्शन काइनेटिक। और नंबर 1 केमिकल काइनेटिक को जानते हैं कि ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम 3 काम करते हैं। नंबर 1 द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनको स्टडी किया जाता है। नंबर 2 फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से ऐसे अवामिल है जो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और थर्ड मैकेनिज़्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, की रिएक्शन होते कैसे हैं स्टेप वाइज, तो इनके मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। तो इनको तीनों काम जो है ये केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक ब्रांच में किया जाता है। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या है, इनके लिए पहले वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ये टर्म भी यूज़ होता था। जनरली हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन स्पीड फिज़िक्स का टर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट को जो है डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन हम तो एक ग्लास बीकर में रिएक्शन करवाते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है सही टर्म है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों को अगर डिफिनीशन में शामिल करते हैं तो हम कहते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, पर मिनट आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम रिएक्टेंट के हवाले से इनको डिफ़ाइन करते हैं तो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है डिक्रीज़ होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि द डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड यूनिट टाइम। अगर प्रोडक्ट के लिहाज से हम डिफ़ाइन करेंगे तो कहेंगे द इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड यूनिट टाइम। तो तीनों MCQs के लिए याद रखें कि अगर दोनों मौजूद हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट के हवाले से हो तो डिक्रीज़, अगर प्रोडक्ट के हवाले से हो तो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। इसका फार्मूला क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, तो जो डिफिनीशन है, अगर ये फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के हवाले से है तो इसी तरह आप 3 फार्मूले भी बना सकते हैं। डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम। तो डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे टाइम है तो पर सेकंड, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इस तरह भी MCQs में आ सकता है, या इनके बजाय डीएम क्यूब के बजाय मोल पर लीटर पर सेकंड इस तरह भी आ सकता है, या मोल पर लीटर, इनको कंबाइन कर दें, इनको मोलरिटी कहा जाता है, तो मोलरिटी पर सेकंड ये भी आ सकता है। तो ये यूनिट जहन में रखे, इनके ऊपर MCQs बन सकता है। इनके हम 2 टाइप्स रेट ऑफ रिएक्शन के पढ़ते हैं। अगर एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना हो, एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे तो उनको जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, या इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इनको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। स्मॉल चेंज को डी इनके लिए यूज़ करते हैं। अगर लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन हो, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके लिए डेल यूज़ करते हैं, और स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल डी यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज आता है थोड़े से वक्त के बीच में, तो इनको इंस्टेंटेनियस रेट, अगर ये डिफिनीशन मुश्किल हो तो इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर मखसूस लम्हे के ऊपर हमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है तो वो उनको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, और इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपके पास विच मेजर द बिगर चेंज इन कंसंट्रेशन एंड लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, आपके पास कंसंट्रेशन में भी ज़्यादा चेंज आएगा और इसका दौरानिया भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आपको घर से फ़ोन आ जाए कि क्या स्पीड है, स्पीड तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन समझने के लिए, और आप स्पीड मीटर को देखकर आप बता दें तो वो समझ लें कि आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। और अगर वो एक दफ़ा कॉल कर ले, फिर 10-15 मिनट बाद जो है फिर कॉल कर दे और फिर पूछे कि आप क्या है, और दोनों के बीच में वो देखे कि आपका एवरेज क्या बन रहा है स्पीड का, तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी तरह अगर हम एक दफ़ा कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फिर घंटे बाद 15-20 मिनट बाद फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इनका फिर डिफरेंस निकालेंगे, तो उनको फिर हम कहेंगे कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक मूवमेंट के ऊपर हो, टाइम के ऊपर हो, ये सपोज़ आपके पास टोटल 20 सेकंड का अगर रिएक्शन है
या 20 मिनट्स का रिएक्शन है और आपसे पूछा जाए कि पिप मिनट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हम मैथमेटिकली इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इनको कैलकुलेट करना हो तो इनके लिए हम जो है टेंजेंट ड्रा करते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर बताया हो कि रेट ऑफ रिएक्शन बता दे तो वो उस पॉइंट के ऊपर हम ये लाइन जो है ड्रा कर लेते हैं। तो मैथ्स में इनको टेंजेंट, ग्रेडियंट या स्लोप कहा जाता है और इसी से हम फिर कैलकुलेट करते हैं। यानी एक साइड यहाँ नीचे जो है आएगा टाइम के लिए और दूसरा साइड जो है हम वहाँ कंसंट्रेशन के लिए जाएगा उस साइड पर। तो दोनों के डिफरेंस से हम देखेंगे कि इनके बीच में यानी ये आपके पास जो है ये आया, इसी तरह या आपके पास ये, तो टाइम के लिए तो इन दोनों के बीच में फिर आप देखेंगे कि आपके पास इनका जो है टाइम क्या है और इनके बीच में जो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को फिर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम को हम सेकंड में लेंगे, तो इससे आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है मालूम होगा। तो ये तीनों लफ्ज़ जो है ये याद रखिए, स्लोप, ग्रेडियंट और टेंजेंट। ये हम कब टेंजेंट इनको यूज़ करेंगे, जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो कैलकुलेट करना हो। तो अब ये जो है आपके पास प्रोडक्ट के लिए है, प्रोडक्ट बन रहा है तो ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर ये आपके पास रिएक्टेंट के लिए होता तो यहाँ पर एक स्लोप होता, वो शो करता कि ग्रेजुअली इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज़ हो रही है। तो वहाँ पर एक पॉइंट जो है आपको बताया जाता, तो वहाँ पर हम स्लोप जो है बनाते, यहाँ पर ट्राइंगल इनका बनाते और ये देखते कि आपके पास वाई एक्सिस राइज और रन के फार्मूले से देखते कि आपके पास कितना यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन और टाइम कितना मौजूद है, तो उसी से कैलकुलेट कर लेते। इसी तरह अगर दो इंटरवल के बीच में जो है आपको ये बताया जाए कि ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, आप ये कैलकुलेट कर ले। सपोज़ आपके पास ये 0.8 और ये 0.4, ये इनको 0.2, तो इसके बीच में 0.2 का जो है डिफरेंस है। या ये कर ले कि ये आपके पास है 1 या ये 1.6, 0.8, 0.8 से 0.4, तो इसके बीच में टोटल 0.4 का जो है ये डिफरेंस है। अब इस कंसंट्रेशन को हमें जो है यहाँ पर आप टाइम को देख ले तो इसके बीच में 10 सेकंड का डिफरेंस होगा। तो आपको इनको 10 सेकंड से जो है डिवाइड करना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एवरेज रेट होगा। जब आपसे ये कहा जाए कि मुख्तलिफ इक्वेशन अगर दिए हो कि इनके लिए आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखे या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, तो जो इक्वेशन आपको दिया हो रिएक्टेंट जो होते हैं उससे पहले हम माइनस लगाएंगे। ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और ये रिएक्टेंट है, तो ये माइनस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ इसका मतलब होगा कि ये रिएक्टेंट है, वक्तन वक्तन ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा, कंज्यूम होगा। और चेंज इन टाइम वही फार्मूला है जो रेट ऑफ रिएक्शन का था। अब दूसरा जो रिएक्टेंट होगा उनके लिखेंगे और यहाँ पर जो कोफिशिएंट मौजूद होते हैं उनको इस तरह 1/, के फॉर्म में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में हम तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। हमें फिर इसमें कैलकुलेशन में आसानी होती है। यानी अगर एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आपको गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए कि किस रेट से कंज्यूम होगा, तो आप आसानी के साथ जो है मालूम कर सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव और ये जो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट के साथ आप पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, तो इनको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना। सिर्फ आपको जो है इनका मतलब होगा कि रिएक्टेंट जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा और प्रोडक्ट के सामने जो है यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। तो आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन हो उसके रिएक्टेंट को इसी फॉर्म में लिखना है। उनका जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो डी, स्मॉल डी के बजाय हम सिर्फ डिल लगाएंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू नेगेटिव साइन, ये रिएक्टेंट है तो
तो 1/3 वहाँ पर 3 मौजूद है तो 1/3 यहाँ पर लिखेंगे। और चेंज इन कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, चेंज इन टाइम इक्वल टू, यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी लगा सकते हैं। 1/2 यहाँ 2 मौजूद है तो 1/2 और यहाँ पे ये है NH3। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास अगर ये नाइट्रोजन इनकी कंसंट्रेशन गिवन हो कि ये 0.3 पर सेकंड के साथ जो है कंज्यूम हो रहा है, तो आप हाइड्रोजन के लिए जो है कैलकुलेशन करें। तो आप किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, उनका रिलेशन आपको मालूम है कि आपने N2 और ये जो है 3H2, तो ये आपने 1/3 फॉर्म में लिखा था। तो जब हाइड्रोजन की हम मालूम करेंगे कंसंट्रेशन, तो 1/3 जो है हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे। ये आपको 0.3 बताया था, तो 3 जो है यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3। तो आपको हाइड्रोजन की जो है रेट ऑफ रिएक्शन के पर सेकंड ये कितना कंज्यूम हो रहा है, तो ये आपके साथ ये इनका आ जाएगा 0.9, जिसे हमें यहाँ पे ज़ाहिर है कि 1 मोल अगर इसका कंज्यूम होता है तो 3 मोल इनके कंज्यूम होते हैं। तो इसी तरह अगर ये 0.3 कंज्यूम हो रहा है तो हाइड्रोजन के लिए 0.9 जो है ये आंसर आया। इनका रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड 0.9 ये होगा। तो हम इसलिए डिनोमिनेटर में इनको लिखते हैं कि कैलकुलेशन में आसानी होगी। आप सिर्फ इसी 1/2 1/3 जो भी कोफिशिएंट होगा 1/4 फॉर्म में लिखेंगे और दूसरे साइड पर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इनके अलावा जो है ये मुख्तलिफ डिफिनीशन है, इनको इनसे MCQs बन सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जब आपके पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो एक स्टेप में नहीं होते, मल्टीपल स्टेप में होते हैं, तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। आप इस तरह एग्जांपल से समझ लें कि आपके पास आप ग्राउंड में ट्रैक पर जो है रनिंग कर रहे हैं। नॉर्मली आप 5 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है वालिद साहब मौजूद है और आप दोनों जो है रनिंग कर रहे हैं, तो अभी आपका जो रेट होगा, आपका जो स्पीड होगा, वो डिपेंड करेगा वालिद साहब के ऊपर, क्योंकि वो स्लो स्टेप आप समझ जाइए कि वो स्लो स्टेप है, वो इतना तेज़ी के साथ रनिंग नहीं कर सकते, तो आपका रेट, आपका स्पीड उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो इसी तरह जो रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है, अगर उससे रिएक्शन पास हो जाए तो फिर जो है फास्ट जल्दी होगा। तो इसलिए हम रेट जो है स्लो स्टेप से मालूम करते हैं, तो इसलिए स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो होगा उनको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। इसी तरह रिएक्शन में आपके पास जो मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे मैकेनिज़्म में, यानी हमें तो इस तरह दिखाई देता है कि एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसके कई स्टेप होंगे। तो हर एक स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहा जाता है और उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। हर एक स्टेप में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। जैसे आपके पास ये डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड है, 2 ओवरऑल रिएक्शन, तो हमें ये दिखाई देता है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म का मतलब कि हाउ ए रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन स्टेप वाइज जो है किस तरह हुआ है। तो इनका स्टेप 1 ये पास्ट होगा, N2O5 NO2 और NO3 ये बनाएंगे। अब सेकंड स्टेप जो है इनका स्लो स्टेप है, इनको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम दिया जाता है। यहाँ पर NO3 NO2 कंबाइन होकर NO और O2 NO2 ये बनाते हैं। और यहाँ पर ये हर एक स्टेप जो है ये एलिमेंट्री स्टेप कहलाएगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं इसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। और थर्ड स्टेप जो इनका है कि फिर NO और NO3 मिलकर 2NO2 बनाते हैं। अब इसमें जो है आपके पास NO के साथ कैंसिल और NO3 के साथ, तो आपके पास वही टोटल जो है ये 4NO2 ये आपके पास जो है ये आएगा। एक NO2 ये है और एक ये 2 हो गए और 2 ये हैं, तो 4 हो गए। और ये ऑक्सीजन, तो आपके पास ये एक स्टेप में नहीं होता। इनका मैकेनिज़्म ये है कि आपके पास ये 3 स्टेप में होगा। तो ये इस हर एक स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। मैकेनिज़्म का सेवरल स्टेप में जो रिएक्शन होगा उनका जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसको हम कहेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
रेट ला, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन आपके पास ये क्या चीज़ है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच शो दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज टू एप्रोप्रिएट पावर विच इज़ डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड रेट ला। ये रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन क्या चीज़ है कि एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो ये हमें बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन में होगा इनके साथ, और हर एक के ऊपर जो यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा, ये पावर होगा, इनको जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया होगा। ये यहाँ पर जो कोफिशिएंट होते हैं वो नहीं होंगे जो लॉ ऑफ मास सेक्शन में हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन सिंगल स्टेप के ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन वो कम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये यहाँ पर जो पावर होंगे इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया होगा। ये भी हो सकता है कि कोफिशिएंट के साथ सेम हो, ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ हो, लेकिन ये वही नहीं होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 मौजूद है और यहाँ पर भी हम 2 लगा दें तो ये वाला 2 नहीं होगा, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनको प्रैक्टिकली डिटरमिन किया होगा, इसका कोफिशिएंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो रेट इक्वेशन, रेट ला, ये हमें ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमें बताता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई मौजूद है, द प्रोडक्ट ऑफ और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ईच रेज टू द पावर टू द एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट एप्रोप्रिएट पावर विच प्रैक्टिकली डिटरमिन, ये प्रैक्टिकली मालूम किया होगा कि यानी जब प्रैक्टिकली इसको मालूम करते हैं, सपोज़ आपके पास 3 रिएक्टेंट है तो 2 को कांस्टेंट रख लेते हैं और एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर लेता है कि इसकी वजह से क्या होगा, फिर उनको कांस्टेंट कर लेता है और सेकंड को जो है चेंज कर लेता है। इसी तरह स्टार्ट के ए बी को कांस्टेंट कर लेंगे और सी में चेंज लेकर आएंगे और हर एक के रिस्पेक्ट में मालूम करेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इससे मालूम करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम इस एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अगर उससे 0 आता है तो 0 ऑर्डर, अगर उससे 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर। और इसमें जो के मौजूद है इनको वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ये कहा जाता है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 मोलर ये मौजूद हो तो इनको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। तो इस एमसीक्यूज़ को भी याद रखें कि के जो है ये आपके पास इनको वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहा जाता है। अगर ये मोलर कंसंट्रेशन 1 हो मोलरिटी रिएक्टेंट सब्सटेंस की तो इनको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। इनके ऊपर ये एमसीक्यूज़ हैं कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डिफाइंड इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये हमने ये डिफिनीशन पढ़ी थी कि आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है कि पर यूनिट टाइम आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या चेंज आता है। अगर हम रिएक्टेंट के हवाले से डिफाइन करेंगे तो डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन एंड यूनिट टाइम, अगर प्रोडक्ट के हवाले से हो तो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन एंड यूनिट टाइम। सेकंड एमसीक्यूज़ है फॉर रिएक्शन ए बी, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज़ फ्रॉम 0.8 मोल पर dm क्यूब टू 0.6, आपके पास ए जो है इससे बी बन रहा है और ए 0.8 से लेकर 0.6 इसमें ये चेंज आ रहा है और ये 20 सेकंड में हो रहा है ये चेंज। तो आपके पास इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इनका डिफरेंस आप निकाल दें, आपके पास 0.2 आएगा और इसको जो है 20 से डिवाइड कर दें तो आपके पास इनसे आंसर 0.01 ये आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन एमसीक्यूज़ में मुश्किल हो, पहले फ्रैक्शन को ख़त्म कर ले, इससे 10 आ जाएगा, ये 2 रह गया और अब जो है इनको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये जो ये 2 ये पहले 0.2 था तो ये 0 इनके साथ यहाँ पर काउंट कर ले और 2 से इसको डिवाइड कर दे तो आपके पास 0.01 ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ए नंबर ये सही है, 0.01 मोल पर dm क्यूब पर सेकंड।
The instantaneous rate of reaction is obtained from the concentration time graph by finding. अब इंस्टेंटेनियस हमने कहा था कि हम इनको ग्रेडियंट, टेंजेंट या स्लोप उससे मालूम करते हैं। ये सपोज़ आपके पास अगर रिएक्टेंट हो तो इस तरह होगा, अगर प्रोडक्ट हो तो इस तरह होगा, और इनके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, तो वहाँ पर हम जो है इस तरह टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो इनको आप जो है दोनों साइड से इनके ऊपर जो है राइज व रन इनको अप्लाई करेंगे। जो आपके पास ग्राफ में वाई एक्सिस के ऊपर कितने बॉक्स मौजूद है या कितना कंसंट्रेशन आ रहा है, इनको आप सीधा इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप मालूम कर लें, या इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले इनके बीच में ये ट्रायंगल ये हम बना देंगे और हम देखेंगे कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर आपके पास जो है कितना ये मौजूद है कंसंट्रेशन। वाई एक्सिस ये यहाँ पर कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पर जो है आपके पास टाइम होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस का ये तरीका होगा कि अगर एक पॉइंट बताया जाए, अगर 2 पॉइंट्स हो तो फिर तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड टर्म ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट के लिए हम लिखते हैं तो हमने कहा था कि रिएक्टेंट के सामने जो है हम माइनस जो है नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन ये आपके पास सही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, या इस तरह का है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चेंज इन टाइम। फॉर द रिएक्शन 2A + B इक्वल ये बना रहा है C, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A कंपेयर टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B, इनके साथ A इनके साथ कंपेयर करें कि B का अगर 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसका 2 मोल खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो ये ट्वाइस जो है आपके पास कंज्यूम होगा। ट्वाइस ऑप्शन जो है सही है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 टाइम, अगर इसके 1 मोल कंज्यूम होगा तो इनका 3 मोल कंज्यूम होगा। अगर यहाँ पर सपोज 3 होता तो इनके 3 मोल के साथ इनका 2 मोल जो है कंज्यूम होगा। तो वो आप कोफिशिएंट से मालूम कर सकते हैं। SI यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, तो जो फार्मूला था उससे हमने कैलकुलेट किया था कि मोल पर DM क्यूब पर सेकंड, ये ऊपर इस तरह सेकंड इनवर्स इस तरह मौजूद है, ये -3। तो इनका फार्मूला क्या था रेट ऑफ रिएक्शन का कि आपके पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ये आपके पास है मोलरिटी, और यहाँ पर था चेंज इन टाइम, तो इनके लिए है सेकंड। तो मोलरिटी को आप ओपन कर दें, इनको हम मोल पर लीटर या इनके बजाय मोल पर DM क्यूब, और साथ में ये सेकंड जो है लगा दें। आपके पास ये सेकंड इनवर्स ये साथ में लगा दें, या मोलरिटी पर सेकंड, या ऊपर हम लिखेंगे तो फिर जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दें, मोल पर DM क्यूब पर सेकंड, सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। तो ये तीनों यूनिट जो है सही है, आप किसी में भी MCQ जो है आ सकता है। इनके अलावा ए रेट इक्वेशन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ। रेट इक्वेशन हमें क्या दिखाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू एप्रोप्रिएट पावर, एक मुनासिब पावर उनके ऊपर लगा होगा और मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हमने लिया होगा। जो भी आपको गिवन हो कि ये A + B और ये C बना रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे A और यहाँ पर लिखेंगे B, और जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया होगा अगर A के कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो यहाँ पर प्रैक्टिकली वो डिटरमिन करेंगे, 0 लगाएंगे। अगर B के रिस्पेक्ट में वो डबल हो रहा है तो 1 लगाएंगे, अगर 4 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो 2 लगाएंगे, अगर वो आपके पास 8 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर यहाँ पर 3 लगाएंगे। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इनको कहेंगे कि 3 है। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, B के रिस्पेक्ट में 3 है। फॉर ए रिएक्शन A + स्मॉल b कैपिटल B प्रोडक्ट विथ रेट
ये आपको इसी इक्वेशन से जो है ये रेट इक्वेशन बनाया है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये एम और एन का मतलब है कि इनके ऊपर जो प्रैक्टिकली डिटरमिन वैल्यू होगी वो उनको दिखाते हैं। तो जनरली एम एन लिखा हुआ है, तो ए के रिस्पेक्ट में जो है आपके पास बी नंबर ऑप्शन एम एन के ऊपर ए के ऊपर एम मौजूद है। अगर ये बी के रिस्पेक्ट में होता तो हम फिर जो है एन यहाँ पर होता तो उनको सेलेक्ट कर लेते। अगर दोनों के रिस्पेक्ट में होता तो एम प्लस एन के उसके सम से जो वैल्यू आएगी वो एन का रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है कि हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो आपके पास इनका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा होंगे मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी ज़्यादा होंगे। और इसी तरह जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ कोलिजन उसमें जो है ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ़ कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज़्यादा होगा। उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो ऐसे प्रॉपर तरीके से कोलाइड कर जाए कि उससे रिएक्शन हो। तो जब भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपके इनका मतलब कि नंबर ऑफ़ मोल बढ़ गए, नंबर ऑफ़ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ़ कोलिजन जो है ज़्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि सिर्फ कोलाइड होने से रिएक्शन नहीं होगा बल्कि प्रॉपर डायरेक्शन से। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगे उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कर जाए। सेकंड है प्रेशर। ये सिर्फ गैसियस स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा कि जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो इनसे भी आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ मोल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है ये इंक्रीज़ होंगे, आपके पास जो है कोलिजन ये बढ़ेगा, और इसी से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी बढ़ेगा। इनको आप प्रूव कर सकते हैं PV = nRT से। आपके पास जब प्रेशर बढ़ेगा V को इस साइड पर शिफ्ट कर दे तो ये पोर्शन हमारे पास कंसंट्रेशन के बराबर है। तो आपके पास P = CRT। तो प्रेशर जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में आपके पास जो है ज़्यादा मालिक्यूल मौजूद होंगे, यानी उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यानी अगर आप बाहर से एडिशन भी नहीं करते, ये आपके पास कंटेनर हैं और यहाँ पर जो है ये गैसियस मालिक्यूल मौजूद है, लेकिन जब आप इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो यूनिट एरिया में जो है मालिक्यूलों की तादाद, यूनिट वॉल्यूम में मालिक्यूलों की तादाद बढ़ जाएगी, तो कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन में होंगे। लिक्विड और सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई असर नहीं होगा, उसके पार्टिकल पहले से जो है एक दूसरे के करीब होंगे। नंबर 3 आपके पास है पार्टिकल साइज़। तो जब पार्टिकल साइज़ आपके पास बढ़ेगा तो यही रिलेशन वहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो इसका मतलब कि पार्टिकल साइज़ बढ़ेगा यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा, और इससे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है ज़्यादा एक्सपोज होंगे, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मोल्स बढ़ेंगे, मालिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो उनका जो है कोलिजन वो भी बढ़ेगा, और उसी से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। जैसे आपके पास अगर कोई सब्सटेंस इस तरह लम्प की शक्ल में है और वो रिएक्शन कर रहा है, सपोज़ ये मैग्नीशियम मेटल है, ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ठीक है रिएक्शन तो करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 ये बनेगा। लेकिन अगर ये मैग्नीशियम इस पीस के बजाय इस तरह पाउडर फॉर्म में हो तो ज़्यादा एटम जो अंदर मौजूद है वो भी एक्सपोज हो गए। तो अब अगर ये पाउडर फॉर्म में HCl के साथ रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट होगा। आप मैग्नीशियम क्लोराइड तेज़ी के साथ बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। तो पार्टिकल साइज़ इनका भी डायरेक्ट रिलेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, और इसी तरह प्रेशर का इनका भी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन होगा। कंसंट्रेशन इनका भी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ
डायरेक्ट रिलेशन होगा। नंबर 4 आपके पास है लाइट। तो लाइट सिर्फ उस रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेगा जो आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, जो लाइट की मौजूदगी में हो रहे हो। जैसे आपके पास फोटोसिंथेसिस हैं, तो जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे दोपहर के वक्त फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा और असर के टाइम जो है कम होगा, मगरिब के टाइम कम होगा, स्लो होगा। तो जब आपके पास लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी बढ़ेगा। तो लाइट उस सेंस में हम एक्सप्लेन करेंगे जब फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, जिस तरह फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जैसे उनमें लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इनके अलावा टेम्परेचर में जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मालिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगी और ज़्यादा मालिक्यूल जो है उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद होगी, ज़्यादा मालिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेंगे। तो इनको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन आपके पास जो है ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा इस साइड पर लेके जा सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा मालिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेंगे जो एनर्जी के लिए रिक्वायर है। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन हो तो वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, सब इंक्रीज़ होंगे। एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, हम सिर्फ इसका ध्यान कब रखेंगे जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो। तो रिवर्सिबल में अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मेंशन हो यानी एक्सोथर्मिक हो, तो अगर इनका आप टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन पर आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। लेकिन जब इरिवर्सिबल हो तो वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। 6 नंबर है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट को जब हम डालते हैं रिएक्शन में तो कैटालिस्ट के मौजूदगी में आपके पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो जाएगी, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन फिर बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो हमने जिक्र किया था कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा मालिक्यूल गेन करेंगे, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी नहीं बल्कि ज़्यादा मालिक्यूल जो है एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लेंगे, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर कैटालिस्ट जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ की, यानी जो बैरियर होगा ये आपके पास A प्लस B, इनके लिए ये यहाँ तक इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो इस एनर्जी को हम कहेंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो सपोज़ ये आपके पास AB प्लस C, तो यहाँ पर A, B और C एक ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगा। तो यहाँ पर A, B के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है, तो आपके पास A ये अलग हो जाएगा और ये B और C जो है इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो जब हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये आपके पास इतनी एनर्जी जो है बचत हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब इनके लिए यहाँ पर आना जो है ज़्यादा आसान है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है कि वो सब्सटेंस आपके पास जो है उनका फिज़िकल स्टेट क्या है, इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिज़िकल स्टेट, उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनके अलावा वो जो है आपके पास आयोनिक है, पोलर कोवेलेंट है या नॉन पोलर कोवेलेंट है। तो आपके पास आयोनिक सबसे फास्ट रिएक्शन करेंगे, फिर उससे कम पोलर और उससे कम नॉन पोलर। यहाँ पर बॉन्ड ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं होगी, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर जो है आपके पास पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे चार्ज ही नहीं होगा।
और दूसरा आयोनिक इसलिए फास्ट रिएक्शन करेंगे कि इसमें जो है आपके पास ये ऑलरेडी एक्वियस सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे, आधा काम हो चुका है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुकी है, सिर्फ ये आयन एक्सचेंज कर लेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड तेज़ी के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर पोलर कोवेलेंट, फिर नॉन पोलर। फिर है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जिस मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, और रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन देने से होगा कि रिएक्शन के दौरान क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे या शेयर करेंगे। तो जिस मेटल की आईपी कम होगी, जैसे आपके पास सोडियम है, इनको हम कंपेयर करें मैग्नीशियम से और इनको हम कंपेयर करें कॉपर से, तो सोडियम की आईपी कम है, वो फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर। तो आपके पास आईपी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इन्वर्स रिलेशन में होंगे। अगर आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो इनको याद रखें, इनके ऊपर लाजिमी एमसीक्यूज़ मौजूद होंगे। प्रैक्टिस के लिए जो है ऐसे एमसीक्यूज़ को देख लें कि इनके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। Which picture explain why powder calcium carbonate react faster with हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ? अगर मार्बल, उनका भी कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला है। अगर दूसरी साइड पर ये यानी बड़े पीस के फॉर्म में है मार्बल चिप्स, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है दूसरी साइड पर पाउडर फॉर्म में है, तो उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। यहाँ पर कुछ एटम अंदर मौजूद होंगे, स्लोली रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर तमाम एटम जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे पाउडर फॉर्म में, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो पाउडर फॉर्म वाला तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा। वाई डज सिल्वर ब्रोमाइड डार्कन? ये डार्क आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ये कंपाउंड, और ये लाइट सेंसिटिव है, ये ब्रेक हो जाता है, तो इसमें जो है ये लाइट सी ऑप्शन जो है ये आता है। डबलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट्स रिएक्शन विथ मैग्नीशियम रिबन काज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास अगर HCl की कंसनट्रेशन 1 मोलर के बजाय 2 मोलर कर दे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। हाइड्रोजन रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विथ फ्लोरीन बट ओनली स्लोली विथ आयोडीन अंडर द सिमिलर कंडीशन। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द, जैसे मैंने कहा था कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है उसमें आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, या आयोनिक, पोलर, नॉन पोलर है, या उनका जो है गैस, लिक्विड, सॉलिड किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कहते हैं कि अगर H2 फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन आपके पास जो है हाइड्रोजन रिएक्ट एक्सक्लूसिवली, ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो रीज़न ये है कि एक तो फ्लोरीन के बीच में जो है रिपल्जन होगा, तो ये बॉन्ड जो है आपका आसानी से ब्रेक होगा आयोडीन के निस्बत। और दूसरे साइड पर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा HI का, इससे एक कम एनर्जी रिलीज़ होगी, और यहाँ पर जो HF बनेगा उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और यही एनर्जी दोबारा यहाँ पर जो है यहाँ इनको कंपनसेट करेगा, यहाँ पर यूज़ में आएगी। तो आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है ये फ्लोरीन आपके पास गैसियस फॉर्म में मौजूद है, और इसका बॉन्ड लेंथ जो है कम है, इसमें रिपल्जन होगी। यहाँ पर आयोडीन का साइज़ लार्जर है, और ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मौजूद होगा, यानी एक आयोडीन का दूसरे के साथ वेंडरवाल फोर्सेस भी मौजूद होंगे। तो आपको ये भी ख़त्म करने हैं और ये बॉन्ड भी ब्रेक करना है, और जब इनका प्रोडक्ट बनेगा तो उससे एनर्जी भी कम रिलीज़ होती है। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है ये इनका रीज़न है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये सिर्फ ये नहीं है कि आयोनिक है या कोवेलेंट, बल्कि इसमें आप फिज़िकल स्टेट उनको, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उनको, और ये आयोनिक, पोलर, नॉन पोलर, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड स्पीड ऑफ मैंगानीज डाइऑक्साइड जो है इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ये आपके फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल में भी मौजूद है कि जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकालते हैं,
तो ये किस लिए कि ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, और कैटलिस्ट क्या करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करेगा। तो MnO2 वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। A rise in temperature increase in the rate of reaction mainly because it is, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, इसलिए कि डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, चेंज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट सरफेस। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इंक्रीज द नंबर ऑफ मालिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ज़्यादा मालिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लेंगे टेम्परेचर के साथ, या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उनके पास आ जाएगी या उनके इक्वल आ जाएगी, तो जब भी वो बैरियर की जो एनर्जी होगी वो मालिक्यूल के पास मौजूद होगी तो वो प्रोडक्ट साइड पर आ सकता है। इसी तरह एलिमेंट विथ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, एज सोडियम रिएक्ट मोर रैपिडली readily दैट एलिमेंट विद हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल सच एज नियॉन। नियॉन के निस्बत सोडियम आसानी के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए आसानी के साथ रिएक्शन भी करेगा। तो ए नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव मोर इजीली, उससे इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ जो है निकल सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में रिएक्शन का जिक्र किया है। और सनलाइट के मौजूदगी में रैपिड होगा और डार्क अंधेरे में जो है कम होगा, स्लो होगा। तो इनका रीज़न होगा लाइट, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें रेडिकल बनेंगे। आयरन रस्ट फास्टर एंड पाउडर फॉर्म एज ए सॉलिड ब्लॉक बिकॉज पाउडर आयरन हैज़। आपके पास जो आयरन रस्ट है फास्टर एंड पाउडर फॉर्म देन एज ए सॉलिड। अगर आपके पास रस्ट एक ब्लॉक के शक्ल में और पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर वाला तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए कि उनका ग्रेटर सरफेस एरिया होगा। ए ब्रोमीन वाटर टेस्ट डीकलराइज फास्टर इन ब्राइट लाइट देन ए डार्क रूम। ब्रोमीन वाटर को हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये कहते हैं कि लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन फास्ट होगा और फास्टर इन ब्राइट लाइट देन इन डार्क रूम। अगर रूम में अंधेरा हो तो उनकी निस्बत ब्राइट लाइट में ये रिएक्शन फास्ट होगा। तो इनका रीज़न लाइट है, क्योंकि भी लाइट रिएक्शन है, लाइट की मौजूद फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें रेडिकल आसानी के साथ बनेंगे तो फास्ट रिएक्शन होगा। इन जनरल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जो है आपके पास रिएक्शन जो है फास्ट होगा, वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। लेकिन जब भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही हो तो आपके पास जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है कि जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर लेते हैं तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है तकरीबन डबल हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? हमारे पास जो सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, आपके पास जो रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे ए के पावर सपोज़ 1 मौजूद है, यहाँ बी के ऊपर जो है यहाँ पर 2 मौजूद हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट मौजूद है। तो हमें ये बताते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एक्सपोनेंट का सम है। ये ऊपर जो एक्सपोनेंट मौजूद है तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ रहा है, तो इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इसका क्या फ़ायदा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का? इनका फ़ायदा ये है कि इससे एक तो हम रिएक्शन क्लासीफाई करते हैं कि 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर है। दूसरा जो है द ऑर्डर शो हाउ द रेट रिएक्शन चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट चेंज। जब इंडस्ट्री में उनको पता होगा कि हमें ए के बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या बी के साथ, तो वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि जैसे यहाँ पर मैंने बी सेकंड ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बी के कंसंट्रेशन को सपोज़ 1 मोलर से इनको 2 मोलर कर दें बी के कंसंट्रेशन को, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा।
इट हेल्प डिटरमिन द रेट ला। इसके थ्रू हम रेट इक्वेशन तभी लिख सकते हैं जब आप प्रैक्टिकली पहले ये मालूम करेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा। इन इंडस्ट्री कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन को हम जो है इंक्रीज़ करते हैं इसके हेल्प से। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया कि जो चेंज होगा वो आप मालूम कर सकते हैं कि किस रिएक्टेंट से कितना चेंज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर आएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिग्निफिकेंस है। तो एक तो आप उसी से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर क्या है। अगर सम ऑफ द एक्सपोनेंट जो है आपके पास ज़ीरो हो तो हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर। सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर। और इसी तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर when the concentration of a reactant is double and the rate of reaction has no change, it's mean zero order reaction। आपके पास अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है उसको आपने डबल किया और आपके पास 2 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। तो आप आसानी के लिए ये याद रखें कि 1 मोलर इनको आपने 2 मोलर कर दिया, पावर अगर ज़ीरो हो तो जिसका पावर ज़ीरो उससे वापस 1 बनेगा तो नो चेंज। इसी तरह अगर 1 मोलर को 2 मोलर कर दे उनका पावर 1 हो तो 2 आंसर आएगा। तो 2 टाइम अगर इंक्रीज़ होगा तो फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह 1 मोलर को डबल कर दे 2 मोलर, उनका पावर 0 1 2, यहाँ पर 2 ले लें तो इससे 4 आएगा। 4 टाइम अगर इंक्रीज़ होगा तो सेकंड ऑर्डर। 1 मोलर को हमने डबल किया 2 मोलर और इसका पावर 3 ले लें तो इससे 8 आएगा। तो आपके पास ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इससे भी इसी तरह इस तरीके से भी एमसीक्यूज़ बनता है कि ज़ीरो ऑर्डर में कितने टाइम बढ़ेगा या फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में। तो आप ये ज़ीरो ऑर्डर में नो चेंज, फर्स्ट ऑर्डर में 2 टाइम और यहाँ पर जो है 4 टाइम, यहाँ पर 8 टाइम। और दूसरा तरीका बताया कि सम ऑफ एक्सपोनेंट को आप जो है 8 कर दें। जैसे यहाँ पर वही डिफिनीशन जो हमने एक्सप्लेन किया है कि ज़ीरो ऑर्डर को इस तरह भी कर सकते हैं कि दूज रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास ये एक इक्वेशन है, ए का पावर जो है ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी ए को अगर आप डबल भी कर दे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जिस रफ्तार जिस रेट के साथ हो रहा है उसी के साथ होगा। तो इनका क्या एग्जांपल होगा? इनका एग्जांपल आपके पास है जो फोटो केमिकल रिएक्शन है। यानी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मकदार को बढ़ा दें, कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दे, लेकिन आपके पास लाइट ना हो तो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। इनका यूनिट हम मैनुअली जब इस तरह मालूम करते हैं तो आपके पास ये आप एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये कौन सा रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा। तो इनकी यूनिट को आप याद रख लें तो इनके ऊपर भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या है। या अगर आपको यूनिट दिया जाए तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा। तो ये अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो हमें के क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट आप मालूम कर लें। आपके पास हमने इनको जो है इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, रेट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0 और ये आपके पास जो है 1 के बराबर है। तो रेट का अपना यूनिट क्या था? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो अगर ये यूनिट जब आ जाए या इनके बजाय मोल पर लीटर पर सेकंड तो भी लिख सकते हैं। ये होगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड। ये कब होगा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जब भी होगा तो रेट कांस्टेंट की ये यूनिट लाजिमी आएगी। और यही यूनिट ये कहाँ से आया है? रेट ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कॉमन एग्जांपल ज़ीरो ऑर्डर के जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनके एग्जांपल हैं। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो होते हैं ये, और फोटोकेमिकल रिएक्शन ये मोस्टली आपके पास ज़ीरो ऑर्डर होंगे। लेकिन अगर इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये है कि इफ़ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ड्रॉप टू लो, आपके पास ये कैटालिस्ट के ऊपर जब भी, यानी यहाँ पर जितने इनके सरफेस के ऊपर सपोज ये हाइड्रोजन है तो जितने आ सकते हैं तो रिएक्शन तो इसी के सरफेस के ऊपर होगा। तो अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें
तो ये तो इनके सरफेस के ऊपर होगा तो रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक केस ये दिया है कि अगर रिएक्टेंट जो कैटालिस्ट हैं उनका सरफेस अगर ज़्यादा है और आपने बहुत कम तादाद में रिएक्टेंट को लिया है, तो अगर अब हम इनके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ सकता है। अगर आपने पहले से रिएक्टेंट को इंतहाई कम मकदार में लिया है कंसंट्रेशन में, अगर अब हम इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा और वो फर्स्ट ऑर्डर में जा सकता है। बाकी जनरली हमारे पास जो सरफेस के ऊपर जो मेटल सरफेस है या कैटालिस्ट का जो सरफेस है वहाँ पर जब भी रिएक्शन होगा वो ज़ीरो ऑर्डर होगा। लेकिन अगर पहले से कंसंट्रेशन इंतहाई कम है तो फिर जो है आपके पास वो ज़ीरो से फर्स्ट ऑर्डर में जा सकता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी? तो आपके सिलेबस में हेडिंग ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ के या रोल ऑफ के, रेट कांस्टेंट का क्या रोल है। तो इसका जब यूनिट मालूम होगा आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है और ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन एक के कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन में होगा। ये इक्वलिटी साइन लगा दिया तो रेट कांस्टेंट के पुट कर दिया और एक को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, के का यूनिट मालूम करना है। तो रेट का अपना यूनिट ये था मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसका मतलब क्या है, मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी सेकंड इनवर्स ये यूनिट गिवन हो एमसीक्यूज़ में और फर्स्ट ऑर्डर का पूछा जाए तो ये यूनिट होगी, या न्यूमेरिकल हो और हिंट्स में आपको ये बताया हो कि सेकंड इनवर्स जो है के का यूनिट ये बताया जाए तो समझ जाइए कि ये फर्स्ट ऑर्डर के मुतालिक बात कर रहा है। इनके जनरल एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल हैं। यानी जब आप इनके कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो आपके पास 2 टाइम जो है इंक्रीज़ होगा रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनका किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एक तो द सम ऑफ एक्सपोनेंट अगर 2 आ जाए तो सेकंड ऑर्डर, या दूसरा तरीका हमने बताया कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाए तो इसको सेकंड ऑर्डर कहते हैं। हम एक प्रैक्टिकली ये मालूम करना पड़ेगा, लेकिन थ्योरेटिकली हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप यूनिट से मालूम कर सकते हैं। तो इनका यूनिट अगर न्यूमेरिकल में यूनिट दिया हो तो आपको पता चलेगा। तो मैनुअली तो हम इस तरीके से यूनिट मालूम करते हैं, इनके ऊपर 2 मेंशन है। तो आपके पास ये आपने रेट इक्वेशन बनाया पहले, ये एक जनरल इक्वेशन है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट इक्वल टू के ए पावर 2, और के का रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम करना है, ए स्क्वायर को साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये रेट डिवाइड बाई ए पावर 2 जो है रेट का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और यहाँ पर मोलर स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल पर डीएम क्यूब, और ये स्क्वायर में है तो मोल स्क्वायर डीएम -6। तो आपके पास यहाँ पर एक डीएम क्यूब रह जाएगा और एक इनके साथ कैंसिल और एक मोल इनके साथ कैंसिल। तो ये मोल इनवर्स डीएम क्यूब यहाँ माइनस था तो ऊपर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, और सेकंड इनवर्स पहले से ऊपर जो है मौजूद हैं। सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स सब यूनिट में जो है ये होगा और इनवर्स फॉर्म में होगा। तो पहले तो आप जो यूनिट आपको मेंशन हो तो आप डायरेक्टली टाइम इनवर्स को ढूंढ लें कि सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या हावर इनवर्स, ये आपके पास लाजिमी इनवर्स में होगा और ये सब में मौजूद है। तो ये होगा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये तरीका है मैनुअली। अब इनको समझते हैं कि आप आसानी के साथ ट्रिक के थ्रू किस तरह मालूम कर सकते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? डाइमराइजेशन, जब भी 2 यूनिट बनते हैं, 2 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है SN2, ये इनका एग्जांपल है। इनको इसी मुनासिबत से SN2 कहा जाता है कि बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आपके पास वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था, तो इनको SN2 कहा जाता है। थर्ड ऑर्डर, या तो एक तरीका
कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट 3 के बराबर हो, और दूसरा तरीका क्या बताया कि अगर आप रिएक्शन की कंसंट्रेशन को डबल कर दें और आपके पास 8 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाए तो ये थर्ड ऑर्डर होगा। इसका यूनिट क्या है, वही तरीका आपने जो है इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन इनके लिए रेट इक्वेशन लिखना है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर आपने ये रेट कांस्टेंट पुट कर दिया और यहाँ पर 3 मौजूद है तो a क्यूब को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और रेट का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स और मोलर कंसंट्रेशन जो है मोल क्यूब डीएम -9, तो आपके पास एक डीएम क्यूब और मोल्स एक कैंसिल हो जाएंगे और 2 मोल यहाँ रह गए और यहाँ पर -6, तो -6 ऊपर आएगा तो +6 और मोल पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस मोल इनवर्स स्क्वायर और DM6 और सेकंड इनवर्स ऊपर जो है ये सब में मौजूद होगा। थर्ड ऑर्डर के जो एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो इससे 2NO2 जो बनता है ये याद रखें, ये थर्ड ऑर्डर के लिए है और इनके कुछ एग्जांपल आप मजबूरन याद रखेंगे, डायरेक्टली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस रेडियो एक्टिविटी वगैरह के अलावा। इनका आसान ट्रिक क्या होगा कि आप जब यूनिट कैलकुलेट करेंगे आप ये याद रखें कि आपके पास ये है मोल लीटर और यहाँ पर है 1 - n। आप सिर्फ जो भी ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना हो, जिस ऑर्डर का यूनिट कैलकुलेट करना हो, इनके जगह पर वही आप लगा दें और टाइम इनवर्स तो सब में होगा, इनको आप अलग लिख दें। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मोल पर लीटर के बजाय मोल पर डीएम क्यूब आ जाए या मोल पर लीटर को मोलरिटी भी कहा जाता है तो मोलरिटी आ जाए। तो 1 - n को याद रखना है कि इनके बजाय आपने वही ऑर्डर जिसके लिए यूनिट कैलकुलेट करना है, 0 ऑर्डर के लिए हो तो मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो आपके पास इनका जो है पावर 1 सिर्फ रह जाएगा। तो आपके पास वापस मोल डीएम क्यूब टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, आवर इनवर्स भी हो सकता है, या इनके बजाय मोलरिटी इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ये 0 ऑर्डर के लिए ये यूनिट आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक किस तरह कैलकुलेट करेंगे, n के जगह पर हम 1 लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 जिसका पावर हो वो टोटली 1 के बराबर होगा तो इनको हम लिखते ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स जनरली ये यूनिट होगा। इसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए आप इनके जगह पर जो है 2 रख दे तो इनसे -1 आएगा। -1 को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दे तो -1 मोल के ऊपर और यहाँ ये -3 है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और टाइम इनवर्स अपनी जगह पर बाहर मौजूद है। तो मोल पर लीटर और ब्रैकेट के ऊपर पावर में 1 - n और बाहर जो है टाइम इनवर्स, तो इस फार्मूले को याद रखें। तो ये 3 दफ़ा इस तरह इसलिए लिखा है कि आपके पास मोल पर डीएम क्यूब ये यूनिट भी दे सकते हैं, मोल पर लीटर भी दे सकते हैं, या इन दोनों को मिलाकर इनको मोलरिटी कहा जाता है। तो कैपिटल M के ऊपर जो है 1 - n मौजूद होगा। तो आपको सिर्फ n के ऊपर वही ऑर्डर रखना है और उनका यूनिट जो है कैलकुलेट करना है। तो यूनिट कैलकुलेशन के हवाले से भी आ सकता है MCQs, और कोई इक्वेशन गिवन हो तो उसमें रेट कांस्टेंट भी मेंशन होगा, उसके मुतालिक भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हम प्रैक्टिकली मालूम करते हैं, आप यूनिट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही यूनिट का रोल है। आपके पास टॉपिक है रोल ऑफ रेट कांस्टेंट, तो जब रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम होगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप मालूम कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ डिटरमिन बाय, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह मालूम करते हैं, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन रेट इक्वेशन। सी नंबर ऑप्शन जो है आपके पास, हम प्रैक्टिकली इसको डिटरमिन करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नंबर 2 है फॉर रिएक्शन इन विच द रेट इज़ डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इज़ डबल द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज़। अगर आपने एक रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन डबल कर दी और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डबल हुआ, तो ये कौन सा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये 1, इनका ऑर्डर जो है 1 होगा। फॉर ए रिएक्शन इन विच द रेट इज़ डबल
आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है विन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट, यानी परस करें आपके पास ABC3 रिएक्टेंट है, आपने ए को सिर्फ जो है उनके कंसंट्रेशन को 1 मोलर से 2 मोलर कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल हुआ तो वो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगा 1, बाकी जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। आपके पास मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक होते हैं, फोर्थ ऑर्डर नहीं होता। क्यों कि आपके पास जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं रिएक्शन के लिए तो ये 3 भी बहुत कम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही टाइम पर एक दूसरे के करीब आए और प्रॉपर डायरेक्शन पर भी आए और उसके पास उतनी ही एनर्जी हो जिसमें वो इतने तेज़ी के साथ कोलाइड कर जाए कि उनके ओल्ड बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाए, जिसको इफ़ेक्टिव सक्सेसिव कोलिजन कहा जाता है। तो फोर्थ ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं होता और थर्ड ऑर्डर जो है वो इंतहाई कम होगा। यानी आप जनरली इसको एक जो रोड के ऊपर एक्सीडेंट की शक्ल में ले लें कि आपके सामने 2 गाड़ियाँ जो है वो टकराई होगी। ये हो सकता है कि 3 गाड़ी जो है एक वक्त पर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने जो है एक ही टाइम पर पहुंच जाए, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है कि 4 गाड़ियाँ जो है 4 कार्स वो एक दूसरे के सामने एक ही टाइम पर एक ही जगह पर जो है पहुंच जाए। तो इसी तरह मॉलिक्यूल भी उनके रिएक्शन के लिए चाहिए कि वो कोलिजन करें, साथ में उनका प्रॉपर डायरेक्शन भी हो और वो इतनी तेज़ी के साथ कोलाइड करे कि उनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ जो है ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता, थर्ड ऑर्डर बहुत रेयर होता है और ये फर्स्ट सेकंड ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। ज़ीरो द रेट ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़, ज़ीरो ऑर्डर का क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर ये इनका इन्हिसार नहीं होगा, आप बढ़ा दें या कम कर दें। जैसे प्लांट अगर डार्क रूम में मौजूद है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मकदार कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दे या डिक्रीज़ कर दे। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज़, आपके पास रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि इनके जगह पर आप 1 लिख दे, तो आपके पास जो है फिर क्या आएगा 1 - 1 0 आएगा। 0 पावर है तो मोल पर DM³ टोटली जो है 1 के बराबर होगा, क्योंकि जिस चीज़ का पावर 0 हो मैथ्स के मुताबिक तो उनको हम 1 के बराबर लेते हैं। तो आपके पास बाहर जो सिर्फ टाइम इन्वर्स हैं, सेकंड इन्वर्स, ये आंसर होगा। ये मिनट इन्वर्स भी हो सकता है, आवर इन्वर्स भी हो सकता है, या सिर्फ जनरली टाइम इन्वर्स भी दिया होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसमें जितनी भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे उनके एक्सपोनेंट को जो है आपको ऐड करना है। द ए नंबर ऑप्शन द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म जो आपके पास रिएक्टेंट है उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा, उनको कंसंट्रेशन टर्म कहा जाता है। इन द रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उनके पावर को एक्सपोनेंट को आप ऐड कर दे तो इसको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी आपके पास ये एक रेट इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और यहाँ पर है ए पावर 1 और बी पावर 2। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, और ओवरऑल जो है इन दोनों को ऐड कर दे तो थर्ड ऑर्डर, तो 3 आंसर इसका आएगा। द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ओनली होल नंबर, ओनली 0 और 1, 0 और ए होल नंबर और ए फ्रैक्शन, ऑलवेज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी। आपके पास ये 0 भी हो सकता है, 0 ऑर्डर, ये होल नंबर में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी रिएक्शन बढ़ सकता है कि हाफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ। लेकिन आपके बुक में सिर्फ 0, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को डिस्कस किया है। बाकी नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें तो वो रिएक्शन इंक्रीज़ करने के बजाय आपस में कोगुलेशन करते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज़ हो जाता है।
तो नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन वो भी होता है, ज़ीरो भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है और होल नंबर में भी। और मालिकुलरिटी क्या चीज़ है, वहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है। मालिकुलरिटी का मतलब है कि सिंगल स्टेप में कितने मालिक्यूल एट ए टाइम इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में, उनको मालिकुलरिटी कहा जाता है। तो मालिकुलरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा सिंगल स्टेप में, लेकिन ये ज़ीरो भी हो सकता है। और उनको हम थ्योरेटिकली मालूम करते हैं इक्वेशन को देखकर, या ये आपको प्रैक्टिकली मालूम करना होगा। वहाँ पर वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हाफ एटम हाफ मालिक्यूल वो हाफ एटम जो है हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ जनरली डिटरमिन बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड सच एज द इनिशियल रेट मेथड। आप इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगा तो बाकी को हम कांस्टेंट करते हैं और एक की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और फिर जज करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ। तो इसी तरह जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे एक्सपेरिमेंटली हर एक के लिए अलग अलग हम मालूम करते हैं, तो उससे फिर टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये एक लास्ट टॉपिक है, इसमें इस ग्राफ को आप पूरी अच्छी तरह समझ ले, आपको जो है जितने भी इनके जो डिफिनीशन हैं वो उसके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है रिएक्शन होने के लिए, जो ज़रूरी हो मिनिमम एनर्जी, उनको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। आपके पास जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनेगा, जो ट्रांजिशन कम्प्लेक्स होगा, तो उसके और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन कम्प्लेक्स हैं। तो इनके बीच में ये ब्लैक लाइन जो मौजूद हैं यहाँ तक, ये ब्लू, तो ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है और ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, एक तरीका ये। और दूसरा, रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है तो कि वो प्रोडक्ट बना दे, वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर इनके पास जो पहले से जो एनर्जी मौजूद है, इनको एवरेज एनर्जी कहा जाता है। अगर इनको भी इनके साथ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ऐड किया जाए, जो ग्रीन है ब्लू के साथ हम ऐड कर दे, तो ये ब्लैक लाइन जो है टोटली इनको फिर हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जो मालिक्यूलों के पास पहले से जो एनर्जी मौजूद थी वो एवरेज एनर्जी, और जो एनर्जी रिएक्शन के लिए चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों के सम को थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अक्सर जो है इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर होगी, अगर ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ना हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, तो वो भी रिएक्शन के लिए रिक्वायर होगी। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो पहले से इनके साथ जो एनर्जी मौजूद थी मालिक्यूल्स के साथ, वो इनके साथ ऐड कर दे एक्टिवेशन को, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, तो टोटल इनको फिर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इनको हम रिएक्शन एनर्जी या हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर ये लोअर नीचे मौजूद है तो ये इनको नेगेटिव साइन इनके साथ लगाते हैं, एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, ये एक्सोथर्मिक होगा, जैसे ये ग्राफ है। लेकिन अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से इस तरह ऊपर बना हुआ हो तो फिर जो है इसमें एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई। इसमें ये भी क्लियर कर ले अपने जहन में कि आपके पास, हम कहते हैं कि एनर्जी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी रिएक्शन तब होता है कि वो एनर्जी रिलीज़ करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। तो एंडोथर्मिक के लिए जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी तो इससे रिएक्टेंट से ज़्यादा है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड सपोज ये बना तो इससे एनर्जी रिलीज़ हुई, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरे के साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है या इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये इनके लिए है। बाकी आपके पास एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक,
वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होगी, वो तमाम के तमाम स्टेबल होंगे, प्रोडक्ट अगर ऊपर बना हो और नीचे बना हो। तो ये सिर्फ आपको जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपको शो कर रहा है, तो वो जो है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा कि आपके यानी मॉलिक्यूल के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो, अट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। अगर इसके बीच में जो है डिस्टेंस ज़्यादा है और अट्रैक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़्यादा है। तो ये इस हवाले से हैं। तो ये इनकी बेसिक डिफिनीशन दूसरे स्लाइड पर मौजूद है। एक्टिवेशन एनर्जी को आपने पहचाना कि रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, या वो एनर्जी जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर है। और रिएक्शन एनर्जी क्या चीज़ है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो रिएक्शन एनर्जी। और जो पहले से मालिक्यूलों के पास जो एनर्जी मौजूद थी, वो एवरेज एनर्जी। और जब आप एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करते हैं, इनको थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो टॉप पर जो इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जैसे ये, तो इस चीज़ को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहा जाता है। और इसको एक्टिवेटेड स्टेट, इस हालत को एक्टिवेटेड स्टेट, और ये जो चीज़ बना है, इनको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन कम्प्लेक्स कहेंगे। और इस हालत को ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट कहेंगे। इनके ऊपर ये MCQs मौजूद है कि द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग molecule must possesses to undergo an effective reaction। यानी जिस तरह हमने जिक्र किया था कि आपके पास मॉलिक्यूल को जो है वो इफ़ेक्टिव कोलिजन जो है उसे करनी चाहिए। जो एनर्जी यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, असल में वो इतनी तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे कि उसके और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो जो एनर्जी चाहिए, उनको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड है एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द, तो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा। द अनस्टेबल हाई एनर्जी स्पीशीज फॉर्म मोमेंटरली एट द पीक ऑफ द एनर्जी बैरियर के ऊपर जो आपने कम्प्लेक्स देखा, उनको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन कम्प्लेक्स जो है कहा जाता है। द ओवरऑल एनर्जी चेंज accompanying a reaction that is difference between the potential energy of the product and reactant is known as उनको हम क्या कहेंगे, जो आपके पास द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो है वो सी नंबर ऑप्शन रिएक्शन एनर्जी। तो अगर ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे मौजूद है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, अगर ऊपर मौजूद है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक का यूनिट MDCAT के मुताबिक। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट्स कीजिए, इसको दूसरे फ्रेंड के साथ जो है शेयर कर लें। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।